अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कराची से मुतालिक अहम केस की समाअत की। कराची में चाइना कटिंग के मामले पर यूनुस मेमन के सिस्टम का इंकशाफ हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है जो कनाडा में बैठकर कराची का सिस्टम चला रहा है। समा ने 2 साल पहले ही कराची में चाइना कटिंग और गैर कानूनी तामीरात में यूनुस मेमन के किरदार को बेनकाब किया था। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चाइना कटिंग के अहम किरदार यूनुस मेमन का जिक्र भी हुआ। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि कनाडा में मौजूद यूनुस मेमन सिंध का असल हुक्मरान है जो कनाडा में बैठकर कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिस्टम चला रहा है। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल को मुखातिब करके कहा कि क्या यहाँ आपकी हुकूमत है? यहाँ तो मुकम्मल लाकानूनियत है। कराची में चाइना कटिंग और गैर कानूनी तामीरात में यूनुस मेमन के किरदार की निशानदही समा ने 2 साल पहले अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में की थी। समा ने बताया था कि केडीए, एमडीए और एलडीए में गैर कानूनी तामीरात का सिस्टम कैसे चलता है और इसमें यूनुस मेमन का क्या किरदार है। जिस सिस्टम को पहले मंजूर काका और शब्बीर बम्बार्ड चलाते थे, गुज़िश्ता कई साल से कनाडा में मौजूद यूनुस मेमन खालिद यूसुफी जलाल, जुबैर उर्फ डीसी और आतिफ अमरीकन की मदद से चलाता है। ज़राए के मुताबिक यही यूनुस मेमन SBCA, KDA, MDA और LDA में तकरीरियाँ कराता है। सरकारी ज़मीनों के मामलात में किंग मेकर के तौर पर जाने जाने वाले यूनुस मेमन के सिंध की अहम तरीन सियासी शख्सियत से करीबी ताल्लुकात हैं। इसी यूनुस मेमन का सिस्टम खाली सरकारी ज़मीनों पर कब्जे, चाइना कटिंग और गैर कानूनी तामीरात का काम मुमकिन बना देता है। SBCA हो या KDA, LDA हो या MDA, हर इदारे में अहम तकरीरियाँ यूनुस मेमन की ईमा पर ही होती हैं। यही सिस्टम मुअत्तल अफसरों को बहाल और मनपसंद पोस्टिंग भी दिला देता है। बदले में सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बनना होता है और हर 2 नंबर और गैर कानूनी काम करके आमदनी का बड़ा हिस्सा सिस्टम को देना होता है। मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। कराची में 36,000 प्लॉट्स की चाइना कटिंग का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम प्लॉट्स खाली कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने अलादीन पार्क से मुत्तसिल पवेलियन एंड क्लब गैर कानूनी करार देकर 2 दिन में गिराने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर रोड पर कायम KDA क्लब, स्क्वॉश कोर्ट और स्विमिंग पूल समेत तमाम तजावुजात खत्म करके खेल के मैदान बहाल करने का हुक्म भी दे दिया है। कराची में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 36,000 प्लॉटों की चाइना कटिंग सब के सब फौरी खाली कराए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर को वार्निंग दे दी। कहा, कमिश्नर साहब, अगर आप नहीं गिराएंगे तो आप खुद गिर जाएंगे। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान अदालत ने MD वाटर बोर्ड को भी झाड़ पिला दी। कहा, वाटर बोर्ड ने पार्क की जमीन खाली करवाई थी, वहाँ शोरूम खुल गया, आपने पार्क क्यों नहीं बनाया? MD वाटर बोर्ड ने जवाब में कहा, शोरूम नहीं है, मुलाजमीन के क्वार्टर्स बने हुए हैं। जिस पर चीफ जस्टिस सख्त बरहम हुए। कहा, आप हमारे साथ क्यों मगजमारी कर रहे हैं? हमारे हाथ से कुछ हो जाएगा। अदालत ने कहा, किसने इजाजत दी, पूरी रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने KDA हुक्काम को कश्मीर रोड से मुत्तसिल तमाम तजाविजात का खात्मा करने का हुक्म देते हुए कहा, जितनी मशीनें चाहिए लेकर जाएं। कश्मीर रोड पर कायम KDA क्लब, स्क्वॉश कोर्ट, स्विमिंग पूल और दीगर तामीरात गिराकर खेल के मैदान बहाल करें। अदालत ने अलादीन पार्क से मुत्तसिल पवेलियन एंड क्लब और शॉपिंग सेंटर को भी गिराने का हुक्म दिया। राशिद मिनाज रोड पर UBL कम्प्लेक्स से मुत्तसिल जमीन खाली कराने की हिदायत भी की। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। जी इरफानुल हक, मजीद अपडेट कीजिए, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इससे मुताल्लिक? कराची में 36,000 प्लॉट्स की चाइना कटिंग का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम प्लॉट्स खाली कराने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने अलादीन पार्क से मुत्तसिल पवेलियन एंड क्लब गैर कानूनी करार देकर 2 दिन में गिराने का हुक्म दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर रोड पर कायम KDA क्लब, स्क्वॉश कोर्ट और स्विमिंग पूल समेत तमाम तजावुजात खत्म करके खेल के मैदान बहाल करने का हुक्म दे दिया है। अहम डेवलपमेंट है ये। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इरफानुल हक से। जी इरफानुल हक, मजीद अपडेट कीजिए, अब किस तरीके से इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी? 2 दिन का टाइम दिया है। देखिए, आज जो अदालती कार्रवाई है उस लिहाज से जो सिंध हुकूमत है और कराची की इंतज़ामिया है उसके लिए ये दिन बहुत बुरा रहा, चूँकि मजमूई तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो इंतज़ामिया है उसकी कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार किया और हुकाम को आड़े हाथों लिया। बिलखुसूस कमिश्नर कराची को मुखातिब करते हुए अदालत ने 2 मरतबा ये कहा कि अगर आप
ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर आप गिर जाएंगे अगर आप ये मकानात नहीं गिराएंगे। 36,000 गैर कानूनी जो तामीरात हैं 36,000 प्लाटों पर, उसका रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे पास मौजूद है और ये सारा रिकॉर्ड आप कमिश्नर कराची के हम हवाले करते हैं, उस लिहाज से ये कार्रवाई करें और ये सारे प्लॉट्स हमें खाली चाहिए। इसके अलावा अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि जो भी गैर कानूनी तामीरात हैं हमने हुक्म दिया था कि उसका खात्मा करें, तमाम तर रफाई प्लॉट्स को खाली करवाएं, जो खेल के मैदान हैं, पार्क्स हैं, फुटपाथों पर जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसको ख़त्म किया जाए। पवेलियन एंड क्लब का जिक्र आया, चूँकि अलादीन पार्क के हवाले से एक केस की समाअत के दौरान ये रिपोर्ट पेश की गई। जो पवेलियन एंड क्लब है वो भी गैर कानूनी तौर पर तामीरात उसकी की गई है। इसके अलावा जो अलादीन पार्क पे बिलखुसूस शॉपिंग एरिया है, बहुत सारी दुकानें वहाँ पर तामीर कर दी गई हैं। अदालत ने ये करार दिया कि ये तमाम जो शॉपिंग एरिया है ये गैर कानूनी है, पवेलियन एंड क्लब है वो गैर कानूनी है। 2 दिन की मोहलत कमिश्नर कराची को अदालत ने दी है कि वो इस हवाले से कार्रवाई करें और रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने 2 दिन की मोहलत दी है कमिश्नर कराची और दीगर इंतजामिया को कि वो इस हवाले से कार्रवाई करें और तमाम तर जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसको गिराया जाए। इसके अलावा बड़ी अहम समाअत रेलवे के हवाले से अदालत में हुई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने रेलवे की कारकर्दगी पर, महकमा रेलवे जो है उसकी कारकर्दगी पर न सिर्फ बरहमी का इजहार किया बल्कि ये भी रिमार्क्स दिए कि जो वज़ीर रेलवे हैं उनके जो घोटकी हादसा है उसके हवाले से जो रिमार्क्स थे अब वो काबिल तशवीश थे। इसलिए वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो ख़ुद इस मामले को देखें। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि आप वज़ीर आज़म तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि वो इस मामले को देखें और 2 दिन में वफाकी हुकूमत रेलवे की कारकर्दगी के हवाले से और रेलवे के कुछ ज़मीनों पर कब्जा है उस हवाले से मजमूई तौर पर 2 रोज़ में रिपोर्ट अपडेट करने के लिए शुक्रिया। नाकामी का एतराफ, माजरा जानिए कुछ ही देर। वफाक और सिंध सरकार के दरमियान नया तनाज़ा शुरू हो रहा है। सिंध और कराची की तामीर कौन कराएगा? असद उमर कराची आए तो कहने लगे उनके दौरे से वज़ीर आला मुराद अली शाह बहुत नाराज हैं। वो शदीद नाराज हैं कि सिंध के लिए गलियों में आके वफाक क्यों काम कर रही है। सूबाई हुकूमत से पूछ नहीं रहे, आप किसी गली को आके बना के चले जाते हैं और ये पता नहीं कि वो गली शायद ऑलरेडी सूबाई हुकूमत ने बनाई हो, डबल काउंटिंग हो रही हो। कराची कौन बनाएगा से लेकर कराची कौन कौन बनाएगा, सिंध हुकूमत को ये पैगाम देना चाह रहे हैं काम आपका था, आप नहीं करते, लेकिन कराची हमारा है, हम करेंगे अगर आप नहीं करेंगे। वफाक और सिंध में अब यही बहस बाकी रह गई थी। मामला कुछ यूं है कि असद उमर बगैर प्रोटोकॉल मोटरसाइकिल पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने निकल पड़े और पीपी के अहम खिलाड़ी पर तंज का तीर चला दिया। इलाके के लोगों से, एहलियान से पूछा था कि क्या हम काम बंद कर दें क्योंकि वज़ीर आला सिंध जो है नाराज हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल भी नहीं। अगर सुबह 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, दिहाइयों नज़रअंदाज करेगा, वसाइल हैं रियासत के पास, वो इनके लिए भी, इनकी बेहतरी के इस्तेमाल हो। असद उमर ने गुलिस्तानी जौहर, गुलशन इकबाल और बंस रोड का दौरा किया। वादा किया कि वो गुलिस्तानी जौहर को टैंकर और कब्जा माफिया से आजाद करा देंगे। वज़ीर आला साहब कराची की सड़कें वफाक बना रहा है, फायर टेंडर्स वफाक दे रहा है, K4 वफाक की जिम्मेदारी, ग्रीन लाइन भी वफाकी हुकूमत मुकम्मल करेगी। सिंध हुकूमत क्या कर रही है? कोई एक बड़ा मंसूबा बता दें 13 बरस में जो आपको याद हो। सहाफ़ी ने सवाल किया तो मुराद अली शाह ने एतराफ़ कर लिया कि कराची के लिए कभी नहीं कहा कि सूरत हाल अच्छी है, कराची में माफिया काम करती है। शहर कायद के लिए वफाक और इंटरनेशनल मदद दरकार है। कराची की हालत ऐसी क्यों हुई? अनप्लान्ड ग्रोथ। मैंने जो माफियाज इधर काम करती रही हैं, जो कब्जे कराए गए हैं, वो आप सबको पता है। ये जो बन गई उसमें हर एक कसूरवार है, मैं अपने आप को भी कसूरवार कहता हूँ कि जो ये है, लेकिन जो अनप्लान्ड ग्रोथ और जो कराची को अपना कहने वाले और हमें कहने वाले आप तो है ही नहीं इधर के, वो उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। हम भी अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि ये है, लेकिन दूसरी मैं आपको एक बात बता दूं, अगेन आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, मैं कह रहा हूँ इतनी बुरी भी नहीं है जितनी आप पेश करने की कोशिश करते हैं कराची की सूरत हाल। बुलेटिन में आगे देखिए, जरदारी को फिर बुलावा।
पंजाब काबीना ने मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी। कम अज कम उजरत 17,500 से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने का फैसला कर लिया गया है। मजीद जानते हैं मोहसिन बिलाल से। जी मोहसिन, अपडेट कीजिए, मजीद क्या कहना है सीएम पंजाब का? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास हुआ, जिसमें माली साल 2021-22 के बजट के हवाले से तजावीज़ मंजूर की गई हैं। तजावीज़ दी गई कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी 10% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया गया। दूसरी जानिब महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से ज़राई टैक्स में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई थी, जिसको वज़ीर आला पंजाब ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और उनका ये कहना था कि किसान पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। आज PTI के दौर में काश्तकार खुशहाल है और आइंदा भी जो काश्तकार हैं उनकी खुशहाली के हवाले से ही इक़दाम किए जाएंगे। इसके अलावा कम अज़ कम जो उजरत है वो 20,000 करने की भी काबीना की जानिब से मंजूरी दी गई है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि IMF ने बजट तैयार करके इमरान खान को दिया, जो मिनवन पेश कर दिया गया। बिलवास्ता टैक्स लगाने की इमरान खान की चोरी पकड़ी गई। हुकूमत ने ऑनलाइन खरीदारी पर भी सेल्स टैक्स लगा दिया है। मुल्क में महंगाई का एक नया सुनामी आने वाला है। पेट्रोल पर 20 रुपए और चीनी पर 7 रुपए इजाफा इसी बिलवास्ता टैक्स की वजह से होगा। कंपनियां 17% सेल्स टैक्स देंगी तो पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़ेगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को एहतसाब अदालत से फिर बुलावा आ गया। 8 अरब रुपए की मुबैना गैर कानूनी ट्रांजैक्शन केस में 29 जून को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। साबिक सदर के मुबैना फ्रंटमैन को भी उसी रोज तलब किया गया है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। बड़े साहब पेश हों। आसिफ जरदारी को नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर 5वें रेफरेंस में जाती तौर पर पेश होने के लिए नोटिस जारी। मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद समेत 29 जून को एहतसाब अदालत नंबर 3 में पेश होकर रेफरेंस का जवाब देने की हिदायत। नैब रेफरेंस के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर के स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद का निजी हाउसिंग सोसाइटी के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया। मुबैना करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की रकूम इसी अकाउंट में रखी जाती रही और फिर इसी अकाउंट से आसिफ जरदारी का घर खरीदने के लिए अदायगी भी हुई। दूसरी जानिब सिंध ट्रैक्टर सब्सिडी करप्शन केस में गिरफ्तार मुलजिम गुलाम सरवर के जिस्मानी रिमांड में 21 जून तक तौसीह कर दी गई। गुलाम सरवर के 2 शरीक मुलजिमान पहले ही प्ली बार्गेन कर चुके हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं एहतसाब का झूठा ड्रामा कौम के सामने बेनकाब हो चुका। जुल्फी बुखारी को खुसूसी जहाज में बाहर भेज दिया गया। शुगर माफिया को NRO दे दिया गया। आमिर कियानी, जफर मिर्जा और नदीम बाबर को हटाकर कहा गया कि मिट्टी पाओ। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में भी मुल्जिमान को क्लीन चिट मिलेगी। जितने करप्शन के स्कैंडल इस हुकूमत के रिकॉर्ड पे आ चुके हैं, इतने स्कैंडल 70 साल की तारीख में नहीं आए। नदीम बाबर साहब को घर भेज दो, मिट्टी पाओ। आमिर कियानी को वजारत सेहत ले लो, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल लगा दो, करप्शन पे मिट्टी पाओ। जफर मिर्जा को निकाल दो, बाकी उस स्कैंडल के ऊपर मिट्टी पाओ। शुगर माफिया जिनके खिलाफ आपके अपने इदारों ने तहकीकात, किस कानून के तहत उन्हें NRO दिया है? DG FIA को तब्दील कर दिया गया ताकि क्लीन चिट दी जाए अपने मनपसंद प्यारों को। ये झूठा एहतसाब लोगों की नजर में अब बेनकाब हो चुका है। झूठे इल्जामात लगाते हैं, कभी ओवरसीज पाकिस्तानियों को बरगलाते हैं, झूठे ट्रेंड लगा के अपनी हुकूमत नहीं बचा सकते। PDM का मुस्तकबिल मजबूत है। बजट के बाद हम एक राब्ता अवाम मुहिम शुरू कर रहे हैं। पहला जलसा स्वात में होगा, जुलाई के आखिरी हफ्ते में कराची में अजीमुशान जलसा होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुल्की हालात का इल्म नहीं, इसलिए वो हमारे हलकों में वोट नहीं डाल सकते। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के बयान पर मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का 2 टोक जवाब। कहा, लंदन में बैठे नवाज शरीफ को आप लीडर बना सकते हैं, इसहाक डार को सेनेटर बना सकते हैं, तो फिर तारिकीन वतन को वोट का हक क्यों नहीं दिया जा सकता? बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्की मसाइल से ज़्यादा बाखबर हैं। शहबाज गिल और एहसन इकबाल की लफ्जी गोलाबारी आपको भी दिखाते हैं। एक शख्स जो पेरिस में रह रहा है उसको नारोवाल के हलके के मसाइल का क्या पता है? तो यही तो हम कह रहे हैं कि लंदन में बैठा मफरूर नवाज शरीफ ये बात क्या जाने। उसको लाला मूसा के मसाइल का क्या पता है? कि एहसन इकबाल उर्फ अरस्तू साहब
कि ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਰਾਕ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। उसको जैकबाबाद के मसाइल का क्या पता है? नवाज शरीफ को वहां बिठा के हमारा लीडर बनाते हैं पाकिस्तान का, तो उसको पता होता है। उसको कलात के मसाइल का क्या पता है? इसाक डॉर जो फ्राडिया है सबसे बड़ा दुनिया का, उसको लंदन में बैठे आप सेनेटर बना सकते हैं। तो एक शख्स जो बैरूने मुल्क बैठा है वो हमारे हलकों में वोट नहीं दे सकता। हमें पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों में 95% से ज्यादा वोट इमरान खान का है, क्योंकि वहाँ जो रिकॉर्ड है जमीनों का वो इलेक्ट्रॉनिक है सारा, तो पटवारियों की कमी है उन मुल्कों में। आप सियासत करें लेकिन इस तरह की हरकतें मत करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं सिंध के साथ शदीद नाइंसाफी की जा रही है। 742 अरब का कहकर 680 रुपए दिए जा रहे हैं। हम पर ऐसे प्रोजेक्ट्स थोपे गए हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं। सवाल उठाया कि अगर शरह नमू बढ़ रही है तो फिर वसाइल कम क्यों हो रहे हैं। सिंध सूबे के जो मसले बताता हूँ उनको चिढ़ क्यों लगती है इस चीज से, एकदम हमलावर क्यों हो जाते हैं। बड़ी परफॉर्मेंस की बातें सुनी ना हमने, ओ जी हमने ग्रोथ हमारी इतनी फीसद से इतनी फीसद हो गई। 2.1% से 3.94% आपकी ग्रोथ हो गई है कि रिसोर्सेज भरने की बजाय कम क्यों हुए। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा ये। हमें कहा गया था कि आपको 742 अरब रुपए दिए जाएंगे, अब रिवाइज करके कह दिया है 680 अरब कर दिए, 680.4 या 5 मिलियन। हमारे साथ शदीद नाइंसाफी हुई है। हमें वो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, जबरदस्ती थोपे गए हैं। साहब उठ के कहते हैं कि ये कितने साल हो गए, कितने मोटरवे बना लिया आपने। 18वीं तरमीम पे क्रिटिसिज्म होता है, NFC पे क्रिटिसिज्म होता है, कहीं नाले नहीं बनाए। नाले सिर्फ नालों में बह जाएंगे ये, सिर्फ बुक्स। 90 अरब इधर दिए, 93 अरब उधर दिए। कहाँ है भाई, दिखाओ तो सही, स्कीम बता दो। अभी तक तो 3 साल हुए हैं, अल्लाह करे जल्द से जल्द ये खत्म हो। टाइम लगता है 300 साल, आप लोगों को भी लगता होगा। सियालकोट की तहसील डस्का में डकैती की बड़ी वारदात। 13 डाकू पुलिस वर्दी में आए 3 भाइयों के घरों से 71 तोला जेवरात और 18 लाख नकदी लूटकर फरार हो गए। डस्का के नवाही गांव में डाकुओं ने 3 भाइयों के घरों में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाया। मर्दों और खवातीन को अलग अलग कमरों में बंद किया गया। अहले खाना के मुताबिक डाकू 71 तोले सोने के जेवरात और 18 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अफगानिस्तान के लिए अपने फौजी अड्डे नहीं दे सकते। हमने बड़ी मुश्किल से लड़ाई खत्म की है, दोबारा शुरू नहीं कर सकते। उन्होंने भारत और इसराइल को दहशतगर्द करार दे दिया। मैं सलाम करता हूं पैलेस्टीनियन बच्चों को, पैलेस्टीनियन माओं को, पैलेस्टीनियन बेटियों को जो अपनी जान की परवाह न किए हुए आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे हैं और टैंकरियों के साथ वो टैंकों का मुकाबला कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की जो आप तबलीग करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, वो कहाँ है? जब इजराइल बमबारी करता है तो वो कोई नहीं कहता कि इजराइली स्टेट टेररिज्म है। अगर नरेंद्र मोदी नहित्ते लोगों को कश्मीर में कत्ल कर रहा है तो वो भी दहशतगर्दी है। बरतानिया ने हाफ ऑफ द वर्ल्ड को कंकर कर लिया, लेकिन दे कुड नॉट कंकर अफगानिस्तान। ये नहीं है कि कंकर करने की कोशिश नहीं की, कोशिश की, अपनी अफवाज बंदी, लेकिन जितनी भी अफवाज वहां पर गई थी उन्होंने सारों के सर कलम कर दिए। फिर अमेरिका बहादुर, नेटो, पूरी दुनिया की ताकतें इकट्ठी हो गई, लेकिन अफगान को शिकस्त नहीं दे सके। इसलिए जा रहे हैं वापस। अगर अड्डे हम आपको देते हैं, जब मेरे मुल्क से ड्रोन वहां पर जाके उनको लगेंगे पठानों को, तो वो मेरे साथ खैर करेंगे। ओ भाई असी बड़ी मुश्किल में लड़ाई खत्म की है, असी होर इस लड़ाई ढूंढनी पैनी। उगरा ने पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे और डीजल 3.5 रुपए फी लीटर महंगा करने की समरी वजारत पेट्रोलियम को इरसाल कर दी है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी 16 जून से उगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी इरसाल कर दी है वजारत पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी में पेट्रोल 4 रुपए 20 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ की गई है उगरा की जानिब से, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे, जिसका
हतमी तौर पर ऐलान कल वजारत खजाना करेगी। हुकाम का ये भी कहना है कि जो ये समरी है पेट्रोलियम लेवी की मौजूदा शरह के तनासब से अरसाल की गई है हुकूमत को, और ये भी वाज़ेह किया गया है कि इस वक्त जो मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो खित्ते में कम तरीन सतह पर है। जी, तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया वहाब कामरान। आगे बढ़ते हैं। 3 शादियां नाकाम होने पर अपने से 20 साल छोटी शागिर्दा से ब्याह करने वाले मुफ्ती तकी लाहौरी की सोशल मीडिया पर धूम मची है। खुद तो 4 शादियां की, दूसरों को भी करने का मशवरा दे रहे हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं आयशा आता। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है वो जो सर के बेटे हैं वो तुम्हें इस तरह से देख रहे थे, तुम्हें ताड़ रहे थे। मैंने कहा अच्छा, ओहो। सोशल मीडिया पर इन साहब और इनकी कम उम्र चौथी बीवी के चर्चे। खुश शक्ल खुश लिबास लाहौर की मुटियार की अदाएं मुफ्ती साहब को ऐसी भाई के बाद शादी तक आई। 50 साला आमिर शहजाद की पहली तीनों बीवियों से ना बन पाई, खुद से 20 साला छोटी शागिर्द से शादी रचाई। जोड़े की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी। मंचलों ने मुफ्ती तकी लाहौरी का नाम दिया और तनकीद के निश्तर भी बरसाए, मगर मुफ्ती तकी तनकीद के बावजूद बाकी मर्दों को भी 4 शादियों का मशवरा दे रहे हैं। इस्लाम तो इजाज़त देता है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है और आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप समझते हैं कि यू कैन डू जस्टिस, तो आप 4 कर सकते हैं एक टाइम। इनकी अहलिया कहती हैं मौलवी से शादी करना कोई गुनाह नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बुराई है आप किसी दाढ़ी वाले से शादी करें, बल्कि दाढ़ी वाले से शादी करनी चाहिए, क्योंकि ये नेक हज़रात होते हैं और अल्लाह ताला के करीब होते हैं। अपनी बीवी को वही अच्छे तरीके से खुश रख सकता है। जोड़ा अपनी अज़दवाजी जिंदगी में न सिर्फ खुश है बल्कि लासवाल मोहब्बत की मिसाल भी है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। ये है कि कोरोना केसेस में नुमाया कमी। एक दिन में 34 अफराद जाँ बहक, 1019 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 2.59% रह गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोरोना के बायस पंजाब में 15, खैबर पख्तूनख्वा में 8 और सिंध में 7 अमवात हुई हैं। मजमूई अमवात की तादाद 21,723 हो गई है। गुज़श्ता रोज़ 39,000 से ज़ायद कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,019 मुस्बत निकले। इस वक्त पाकिस्तान में 41,726 फाल केसेस हैं। सिंध में कोरोना वायरस टास्क फोर्स इजलास में बड़े फैसले। इतवार के अलावा बाकी दिन कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी गई। 6ठी से 8वीं जमात तक 50% हाजिरी के साथ स्कूल कल से खोलने की इजाज़त होगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में NCOC के मुताबिक कारोबार खोला और बंद किया जाएगा। इतवार के अलावा बाकी दिन कारोबार खोलने की इजाज़त होगी। 6ठी से 8वीं जमात तक 50% हाजिरी के साथ स्कूल खोले जाएंगे। वज़ीर आला ने एक्सपो सेंटर पर बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट जारी करने का नोटिस लेते हुए IG सिंध और वजारत दाखिला को सख्त कार्रवाई की हिदायत की। उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार देने की हिदायत भी की। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध में कोरोना मरीजों की तशखीस की शरह 4.5% पर आ गई। अस्पतालों पर कुछ दबाव कम हुआ है। कराची में कुल 9.5 नए केसेस तशखीस हुए। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया अब तक 30,35,998 कोविड वैक्सीन के डोज मौसूल हो चुकी हैं। इस वक्त तक 24,66,458 डोजेज इस्तेमाल हो चुके हैं। और ख़बर देंगे आपको पेशावर से, जहां पेशावर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा फिजिकल इम्तहानात और फीस रिफंड ना होने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जानते हैं समा के नुमाइंदे सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, बताइएगा, वजारत तालीम की जानिब से वाज़े किया जा चुका है कि ऑनलाइन इम्तहानात का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब मुतालबात क्या हैं तलबा के? जी बिल्कुल, हम इस टाइम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर में मौजूद है और यहाँ पर तलबा जो है आज फ़िज़िकल एग्ज़ाम के ख़िलाफ़ जो एहतजाज कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि उनका पूरा सेमेस्टर जो है ऑनलाइन चला है, तो उनके एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होने चाहिए, क्योंकि 70% सेमेस्टर जो है ऑनलाइन हुआ है, तो 20 तक तकरीबन 30% रहता है, तो ये भी ऑनलाइन हो जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल, कि हमारे साथ उलमा मौजूद थे और उनका यही कहना था कि उनका जो अभी तक जो है पढ़ाई हुई है वो सारी ऑनलाइन हुई है, तो वो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल पढ़ाई यहाँ पर कोरोना की वजह से नहीं हो सकी। लेकिन वबा तो अब कम हो गई, लेकिन वो कहते हैं कि ये सेमेस्टर जो उनका 70% जो है ऑनलाइन हुआ है, तो इसका एग्ज़ाम भी जो है ऑनलाइन होना चाहिए और उसके बाद जो है बाकायदा से क्लासेस शुरू कीजिए।
अपडेट करने के लिए शुक्रिया सज्जाद। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, महकमा मौसमियात ने 18 और 19 जून को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। सिंध में प्री मानसून बारिशें 16 जून से शुरू होंगी। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी खबर है, गर्मी का जोर टूटेगा। महकमा मौसमियात ने 18 और 19 जून को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। सिंध में प्री मानसून बारिशें 16 जून से शुरू होंगी। सक्खर, लाड़काना और शिकारपुर में 16 और 17 जून को बारिश मुतवक्के है। तो कराची में चंद रोज से मौसम अबर आलूद है। शहरी मुंतजर हैं कि बादल कब बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने अगला हफ्ता अहम करार दे दिया, शहरियों को खबरदार भी कर दिया। खुर्शीद आलम रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची का मौसम हुआ सुहाना, तपती धूप में आसमान पर बादलों ने डाले डेरे। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं, शहरी हो जाएं खबरदार, सूरत हाल से निमटने के लिए खुद को कर लें तैयार। पिछले साल तो खैर बहुत ज़्यादा गैर मामूली बारिशें हुई थी, आप देखें वैसी होती हैं कि नहीं, लेकिन मामूल से कुछ ज़्यादा ही हैं। सरदार सरफराज ने अगले हफ्ते को अहम करार दिया कि प्री मानसून का पहला स्पेल सिंध में 17 जून को उम्मीद है दोपहर के बाद इंटर होगा। तो कराची के हिस्से में भी कुछ आ सकता है 17 या 18 तारीख को। जिम्मेदारी शहरी इदारों की है कि शहर के नाले साफ कर दें ताकि अब्र रहमत शहरियों के लिए अजियत न बन सके। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची के इलाके साइट लेबर स्क्वायर के इतराफ कचरे और गंदगी के ढेर लग गए। सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं, पानी आता नहीं, सीवरेज सिस्टम भी नाकारा हो चुका है, पार्क्स कचरे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। इलाका मकीन खालिद कहते हैं कि इंतजामिया तमाम सूरत हाल का नोटिस ले। मेरा नाम खालिद है, मैं साइट ओल्ड लेबर स्क्वायर में रहता हूँ। इधर की ये परेशानी है, इधर सारा कचरे का ढेर बना हुआ है ये लेबर स्क्वायर। यहाँ पर रोडों का ऐसा हाल है कि बस खस्ता हाल है। यहाँ से लेकर पूरा लेबर स्क्वायर में गलियाँ गलियाँ, रोड बिल्कुल टूटे फूटेंगे। ये बच्चों के लिए पार्क के लिए ये जगह बनाई थी, आज ये कचरा कुंडी बनी हुई है। इधर अरसा 20 साल से पानी का बहुत मसला है, पानी की इतनी प्रॉब्लम है। मैं वज़ीर आला सिंध अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश करता हूँ, ये हमारे मसले ये हल किए जाएँ। कराची में बच्चों के लिए बास्केटबॉल एकेडमी बना दी गई। एकेडमी में किस उम्र के बच्चे हैं और वो किस तरह ट्रेनिंग करते हैं, हुज़ैफा खान की रिपोर्ट में देखिए। फन और महारत के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। इस मिसाल का अमली नमूना पेश किया कराची के कम उम्र बच्चों ने, जिनकी बास्केटबॉल के खेल में दिलचस्पी ने सबको हैरान कर दिया। गेंद को कंट्रोल कैसे करना है, डॉजिंग किस तरह करनी है, बास्केटबॉल एकेडमी में बच्चों को सब सिखाया जा रहा है। बच्चे इस एकेडमी में मुख्तलिफ ड्रिल्स करते दिखाई दिए। आपसे बॉल नहीं कंट्रोल होती, जब आप शॉट उठा रहे हो तो फर्स्ट टाइम तो आपकी वहाँ तक टच नहीं होती है, मुश्किल होती थी। हम लोग ड्रिबल, डबल हैंड, रनिंग शॉट्स, मैच सब। मैं 6 मंथ से बास्केटबॉल खेली हूँ और मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती शॉट। एकेडमी ट्रेनर बच्चों को दिन में 1.5 घंटे ट्रेनिंग करवाते हैं। आइडियल एज 10 ईयर्स। इतनी एज से जो बच्चे खेलना सीखते हैं ना, वो आगे जाके चैंपियन बनते हैं। बास्केटबॉल का खेल न सिर्फ बच्चों को फिट रखता है बल्कि इनकी ज़हनी सलाहियत में भी इजाफा करता है। बास्केटबॉल के ये गेम इन नन्हे बच्चों के लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये पूरी सलाहियत रखते हैं कि मेहनत करके इस खेल में अपना लोहा मनवाएं। कैमरामैन सनाउल्लाह डारी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।